हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हर्षाद अली। खंड शिक्षा अधिकारी की आखिरी 60 दिनों की रणनीति में हम कुल 60 मॉक टेस्ट या 60 प्रैक्टिस सेट खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम्स के लिए कवर करेंगे, जिसमें आप बीईओ का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला देख रहे हैं। और इसमें हम सामान्य अध्ययन के 40 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथ ही हम एडिशनल क्वेश्चंस जो इन क्वेश्चंस के साथ आते जाएंगे उनको भी कवर करते चलेंगे। और आज हमने जो क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ाया, यानी आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपको अब कराए जाएंगे सभी मॉक टेस्ट में। तो इन मॉक टेस्ट को जो अब आज से शुरू हो रहे हैं इनको बिल्कुल मिस मत करिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर चुने गए हैं ताकि आपको एग्जाम्स में सीधे यहाँ से क्वेश्चन मिल सके। वीडियो को प्लीज़ आप लाइक करिए और आखिर में इसको शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में जो भी इस एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा साल 1950 में, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा साल 1950 में इस दिवस की शुरुआत की गई थी। अब अगला स्टेटमेंट देखिए। इस वर्ष स्वास्थ्य दिवस की थीम ईयर ऑफ द नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। आप देख रहे हैं कि 2019 और 2020 में कोरोना का किस तरह से संक्रमण पूरे देश में बढ़ा है और पूरी दुनिया में बढ़ा है। इसी को लेकर के जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसने जो नर्सेज है और मिडवाइफ्स कहते हैं जो दाइयाँ होती हैं, दाइयों और नर्सों के नाम इस साल का विश्व स्वास्थ्य दिवस रखा गया है। जिस तरह से कोरोना संक्रमण से जूझ रहे मरीजों को स्वस्थ करने में इन मिडवाइफ्स यानी दाइयों और नर्सों ने अपना योगदान दिया है, इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वर्ल्ड हेल्थ डे को ईयर ऑफ द नर्सेस एंड मिडवाइफ्स नाम की ये थीम इनको दी है। या ऐसे आएगा सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ। ये दोनों ही थीम, या आप कह सकते हैं दोनों ही नाम से थीम आपसे पूछी जा सकती है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ये स्टेटमेंट सही है और इसका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से दोनों सही हैं। आंसर इसका सी हो गया। अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। गंगा हरितिमा अभियान के संदर्भ में नीचे कथन दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। अब इस अभियान से संबंधित पहला स्टेटमेंट ये है, इस अभियान का शुभारंभ इलाहाबाद से किया गया था। बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इलाहाबाद से गंगा हरितमा अभियान की शुरुआत की गई है। स्टेटमेंट पहला करेक्ट है। इस अभियान के तहत बिजनौर से लेकर के बलिया तक वन क्षेत्र तैयार किया जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड भी बिल्कुल सही है। अब ये इसको चलाने का मकसद क्या है इस अभियान को? इस अभियान के तहत गंगा के दोनों तटों पर लगभग 10 किलोमीटर दूरी तक वृक्षारोपण किया जाएगा। गंगा जहां से भी गुजर रही होगी, केवल इस डिस्टेंस के बीच, बिजनौर से लेकर के बलिया तक के बीच में ये गंगा है मान लीजिए, और इस गंगा से लेकर के गंगा के ये तट जो हैं, इन तटों से लेकर के 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तक यहाँ पर वृक्षारोपण किया जाना है। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपी से भी कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट में 10 किलोमीटर नहीं होगा, जबकि यहाँ पर 1 किलोमीटर होगा। इसको करेक्ट कर लेंगे तो स्टेटमेंट पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट थर्ड यहाँ गलत है, तो केवल 1 और 2 सही हो जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर नहीं है, केवल 1 एंड यहाँ पर 2, तो इस हिसाब से पहला स्टेटमेंट हम सही कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गंगा के तट से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस तक यहाँ पर वृक्षारोपण यानी वन लगाए जाएंगे, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक? ये होगा आपका बिजनौर से बलिया तक के गंगा वाले क्षेत्र में। चलिए। सरकार द्वारा आदिवासियों के लिए सामाजिक आर्थिक विकास और क्षमता के निर्माण के लिए पहला बहुउद्देशीय वन धन विकास केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? जनजातियों के लिए एससी और एसटीज, इन दोनों पर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सरकार ने आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक विकास और क्षमता के निर्माण के लिए भारत का पहला बहुउद्देशीय वन धन विकास केंद्र की जो मंजूरी मिली थी वो किस जिले में मिली थी? छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में। ऑप्शन डी सही है।
तो छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला है, वहाँ पर जो है इस केंद्र में, इस सेंटर में लगभग 300 युवा जो लोग हैं, किसके, आदिवासी 300 युवाओं को जो है कौशल यानी प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि उनकी स्किल जो है, उनकी स्किल को निखार करके उनको रोजगार दिया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विजयनगर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर साम्राज्य या विजयनगर एम्पायर की यहां बात चल रही है। स्टेटमेंट पहला है, हरिहर और बुक्का नामक दो भाई द्वारा स्थापित विजयनगर साम्राज्य वर्तमान में महाराष्ट्र को संदर्भित है। इस स्टेटमेंट में ही दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं, बहुत आराम से आप कर लेंगे। विजयनगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अगर आपसे वर्ष पूछे तो 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों के द्वारा की गई थी। इसको आप याद रखेंगे। तो ये जो है इसकी लोकेशन की बात यहाँ पर कर रहा है कि ये कहाँ पर है। तो देखिए, तो इसमें कहा गया है इसकी स्थापना इन दो भाइयों ने की थी। ये पूछ रहा है कि ये वर्तमान में कहाँ पर है। महाराष्ट्र में ये बोल रहा है, जबकि महाराष्ट्र में ये नहीं है। ये लोकेशन जो विजयनगर साम्राज्य है, विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत में जो कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी की सहायक एक नदी है जिसका नाम है तुंगभद्रा नदी, इसके किनारे पर वर्तमान में जो हम्पी है, हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में ही ये विजयनगर साम्राज्य स्थापित है। तो आप याद रखेंगे, ये अगर आपसे पूछे वर्तमान में ये कहाँ पर है, इसका आंसर आप करेंगे कर्नाटक। और अगर कर्नाटक में भी जगह पूछेगा तो हम्पी किस नदी के किनारे पर है? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर। तुंगभद्रा नदी किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। इतने सारे एडिशनल क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। अगला स्टेटमेंट देखिए, बहमनी राज्य की स्थापना हसन गंगू ने की थी। बहमनी राज्य की स्थापना दक्षिण भारत में मोहम्मद तुगलक के खिलाफ विद्रोह से हुई थी। ये 1347 ईस्वी में हसन गंगू और अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। ये हसन गंगू का ही दूसरा नाम क्या था? अलाउद्दीन बहमान शाह। ठीक है, अलाउद्दीन बहमान शाह ने जो है इसकी नींव रखी थी, या हसन गंगू ने। दोनों स्टेटमेंट ही ये सही हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2। देखिए इसमें कौन सा है? सी ऑप्शन इसका सही है। सॉरी, इसमें पहला स्टेटमेंट तो गलत है, तो इसमें केवल 2 सही है। पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो महाराष्ट्र में नहीं है। कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही होगा। ठीक है, देखिए ये यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन हम करते हैं, ये जो आंसर्स आपको यहीं बता देते हैं, स्टेटमेंट पहला दूसरा सही है, वो इन पर ध्यान आप दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें तो यहाँ पर हो जाएगा कर्नाटक, और यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। अगला सवाल, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अधिक मुसलमानों की भर्ती की थी? एक काउंटर क्वेश्चन भी हमने देखा था कि मुगल साम्राज्य में किस शासक ने या किस मुगल बादशाह ने अपनी सेना में सर्वाधिक हिंदुओं की भर्ती की थी? तो वो था अंग्रेज। मुगल बादशाहों में सबसे ज़्यादा अपनी सेना में हिंदू शासकों, हिंदू सैनिकों को रखने वाला कौन था? औरंगजेब। अब इसी के जैसा मिलता जुलता क्वेश्चंस यहाँ पर है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना को मजबूत करने के लिए अधिक मुसलमानों की अपनी सेना में भर्ती की थी? तो इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए, दोनों एक जैसे ही क्वेश्चन है। ये था कौन? देवराय द्वितीय। ठीक है, देवराय द्वितीय का शासनकाल 1422 से लेकर 1446 तक था। अब ये कौन से राजवंश से था? संगमा राजवंश। ठीक है, विजयनगर में ही जो है एक साम्राज्य था, यहाँ पर विजयनगर में ही एक वंश था, संगमा वंश। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? क्रिस्टोफर कोलंबस, इसने अमेरिका की खोज की थी और ये इटली का निवासी था। ऑप्शन बी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रधान गोलमिक कहलाता था? इनमें से किसका प्रधान गोलमिक कहलाता था? एक्चुअली देखिए, यहाँ पर सातवाहन डायनेस्टी जब रूल कर रही थी तो उसने जो वर्ण व्यवस्था थी, उसने वर्ण व्यवस्था को दोबारा से लागू किया था सातवाहन वंश के दौरान। इसमें क्या था? सातवाहन कालीन जो समाज हुआ करता, जो प्रशासन था, वो मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत्तात्मक होने का मतलब है यहाँ पर सॉरी, जो स्त्रियां हुआ करती थी, स्त्रियों को ज़्यादा पावर थी, उनकी वैल्यू ज़्यादा थी। ठीक है, जैसे अभी हमारे देश में आप देखेंगे पितृसत्तात्मक, एक तरीके से हमारी फैमिली में जो है पितृसत्तात्मक प्रबलता होती है, यानी फादर की ज़्यादा चलती है, पिता की ज़्यादा सुनी जाती है ना।
यानी सर्वे सर्वा फैमिली के पिता होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये मात्र सत्तात्मक थी, जो सर्वे सर्वा हुआ करती थी प्रशासन की, राज्य की पूरे, तो वो माताएं स्त्रियां हुआ करती थी। तो ये जो पूरा सिस्टम था इस तरह का, इसमें जो गांव हुआ करता था, गांव का जो हेड था, प्रधान था, उसको गोलमिक कहा जाता था। ये ऑप्शन सी है इसका आंसर। अब यहाँ गोलमिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो सातवाहन प्रशासन, जैसे हमने मौर्य प्रशासन देखा था, बिल्कुल उसके जैसा ही प्रशासन था इनका भी। इनके समय में भी जिलों को जो है मौर्य काल की तरह ही आहार कहा जाता था। जो जिला था इसको आहार कहा जाता था सातवाहन डायनेस्टी में। और जो गोलमिक था वो गांव जो होता था, ग्राम का प्रधान कहलाता था। तो गांव के प्रधान को, ग्राम के प्रधान को ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन का काम सौंपा जाता था इसे। इसके पास एक सैनिक टुकड़ी का भी प्रधान होता था ये, जिसमें 9 रथ हुआ करते थे, 9 हाथी, 25 घोड़े, 45 पैदल चलने वाले सैनिक होते थे। तो ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता था गोलमिक। नेक्स्ट ऑप्शन, सॉरी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण के लिए भूमि को अनेक भागों में बांटा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमि बंटवारे का हिस्सा नहीं था? मुगल काल में जो लैंड रेवेन्यू हुआ करता था, भू राजस्व था, उसको जो है अलग अलग तरह से निर्धारित किया गया था। यानी ज़मीनों के अलग अलग प्रकार हुआ करते थे भूमि की उत्पादकता को लेकर। यानी मान लीजिए ये कोई खेत है आपके, मुगल काल की बात चल रही है, ये एक खेत है, यहाँ पर इसकी भूमि उपजाऊ है, यहाँ पर फर्टिलिटी इसकी ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है इस ज़मीन, यानी यहाँ से पैदावार ज़्यादा होती है फसलों की या अनाज की। इसमें मान लीजिए यहाँ कोई फसल नहीं होती है, इसमें पैदावार कम होती है। मान लीजिए ये बंजर है, यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं होता है। तो इस तरह से भूमि का डिवीज़न किया गया था मुगल काल में। तो पोलज, अगर हम पोलज की बात करें, ये वाली पोलज, तो ये पोलज वो भूमि हुआ करती थी जहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो है खेती होती रहती थी, ठीक है। इस पर जो है भू राजस्व वसूला जाता था। अगर परोती की बात करें, मुगल काल में परोती ये वो भूमि होती थी जो साल भर से इस पर कृषि नहीं होती थी, पूरे साल ये बंजर पड़ी रहती थी, खाली पड़ी रहती थी। इस पर भी भू राजस्व लिया जाता था। अगर आप चाचर की बात करें, थर्ड वन की, चाचर, चाचर ये वो भूमि हुआ करती थी, वो ज़मीन थी जो 3-4 साल से एक तरीके से खाली पड़ी हो, इस पर जो है कम भू राजस्व एक तरीके से लिया जाता था। और अगर बंजर की बात करें, इसमें उर्वर, उर्वर जो थी, उर्वर भूमि का उल्लेख मुगल काल में नहीं होता है, ठीक है। इन तीनों का मिलता है, जबकि इस वाली भूमि का उल्लेख इसमें नहीं था, ठीक है। बंजर भूमि भी थी उस समय। बंजर भूमि में ये खेती के योग्य नहीं होती थी, ये भूमि जहाँ पर खेती नहीं की जा सकती थी, ठीक है। तो ये देखिए उर्वर इसमें नहीं होता था। पोलज, परोती, चाचर और बंजर भूमि ये मुगल काल की भू राजस्व निर्धारण के लिए अलग अलग इनको बांटा गया था। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पर वेद की जगह आप कर लेंगे सामवेद, यहाँ पर करेंगे आप सामवेद सॉरी, सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। यहाँ बोल रहा है जो 4 वेद होते हैं, 4 वेदों में जो सामवेद है, सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का कलेक्शन इसके अंदर है। तो इसमें आप जान रहे हैं जो सामवेद है, सामवेद को जो है यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन इसमें किया गया है। जैसे जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में जितने भी मंत्र लिखे हुए हैं, उन मंत्र को कैसे एक ट्यून पर गाया जाएगा वो सब सामवेद में बताया गया है। तो सामवेद क्या है? संगीत की पुस्तक है। कौन सा वेद? संगीत। ऐसा सवाल आता है कि भारतीय संगीत किस वेद पर आधारित है, या कौन सी इनमें से संगीत की किताब है? आंसर होगा सामवेद। एज इट इज क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आपसे। पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाता है। अब अगला है अथर्ववेद में धर्म, जादू टोना, तंत्र मंत्र, औषधि, इनका प्रयोग, इनके प्रयोग का विषय, इनके प्रयोग का जो है इसके बारे में बताया हुआ है। तो ये जो है इसमें जितनी भी स्टेटमेंट, जितनी भी बातें यहाँ हैं अथर्ववेद में, ये सारी कही गई हैं। तो ये दोनों ही सही हो जाते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस वेद का कोई भी अरण्यक नहीं है? देखिए, हम आपसे बता दें, इतिहास का, इंडियन पॉलिटी का और भूगोल का थ्योरी वाला कोर्स चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। चैनल पर जाइएगा और चैनल के नाम पर टैप करेंगे तो आपको चैनल, प्लेलिस्ट, वीडियोस, इस तरह के ऑप्शंस दिखेंगे। प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे लेक्चर्स एक जगह मिल जाएंगे। जिनको नहीं मिले हैं, अभी तक प्रॉब्लम हो रही है प्लेलिस्ट ढूंढने में, मैथ की, रीजनिंग की सारी प्लेलिस्ट लगी हुई हैं। और कल से, बिल्कुल लिटरली कल से शुरू करेंगे, क्योंकि कल से 60 दिन आपके बचते हैं एग्जाम के लिए। कल से ही हम इन 60 तो आपके मॉक टेस्ट होंगे। और आप मुझे ये भी बता दीजिएगा कि मॉक टेस्ट की लेंथ अगर 1 घंटा रहे, या फुल मॉक टेस्ट हम अगर आपको लगवाएं
विद एक्सप्लेनेशन, तो आप क्या उसको साथ में देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, ये ज़रूर बता दीजिएगा। और जिस तरह से मॉक टेस्ट को हम एक्सप्लेन करते चल रहे हैं कि क्वेश्चन को, वो बताइए कि आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए क्या नहीं चाहिए, ये ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि उसी के हिसाब से हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर बिल्कुल भी आपको एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन और उसका मैं आंसर बताऊं, फिर अगले क्वेश्चन पे आऊं, फिर अगला क्वेश्चन उसका आंसर, फिर अगला क्वेश्चन, यानी एक्सप्लेनेशन को यहाँ से निकाल दें, क्या इस तरह से आप चाह रहे हैं, या फिर जिस तरह से अभी हम कर रहे हैं, हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, उस तरह से आप करना चाह रहे हैं? दो तरीके हैं इनके, दोनों में से कोई एक जो आपको पसंद हो बताइए, जिसमें मेजॉरिटी ज़्यादा रहेगी उसी के हिसाब से हम आगे डिस्कस करते चलेंगे। और उसमें हम जो है लगभग आपके 50 क्वेश्चन एक मॉक टेस्ट में कवर होने चाहिए। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर हम बताते चलेंगे आपको, एक बार क्वेश्चन और फिर आंसर, तब हम जो है 100 से ज़्यादा क्वेश्चन या पूरा पेपर ही कर पाएंगे 1 घंटे के अंदर। तो आप बता दीजिए, जैसी आपकी चॉइस हो उसी तरह से चलेंगे। साथ में थ्योरी के लिए इकोनॉमिक्स के लिए बड़ी डिमांड है आप लोगों की, बहुत सारे लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स पढ़ाइए, इकोनॉमिक्स पढ़ाइए, इसी को शुरू करेंगे अभी, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी शुरू करेंगे साथ में, अब मैथ्स रीजनिंग छूटे हैं वो भी कराएंगे आपको, ठीक है। अब थ्योरी वाले कोर्स भी चलेंगे साथ में, बशर्त यही है इकोनॉमिक्स में शुरू कर देंगे हम लोग। लेकिन ये है कि आप शुरुआत के लेक्चर्स तो देखते हैं, बाद में जो है आपकी जो है इंटरेस्ट पता नहीं कहाँ जाता है, या आप पढ़ना नहीं चाहते हो, वो सब छोड़ते चले जाते हो। ऐसा ना हो, क्योंकि रिस्पॉन्स के ऊपर ही मैं चलाऊंगा, और डेफिनेटली बहुत अच्छा कोर्स ये होगा हमारे लिए, आपके लिए जितने भी आगे मैं पढ़ाऊंगा, तो उन पर रिस्पॉन्स आपका व्यूज़ होने चाहिए उसके ऊपर। व्यूज़ होने का मतलब ये है कि आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं उन चीज़ों को यहाँ, क्योंकि मैं जब बनाऊंगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पास पहुँचे, मैं इसी इरादे से बनाऊंगा ना। अगर आपको सिर्फ यहाँ देख रहे हैं 100 ही लोग, तो इन कंटेंट को बनाने का क्या ही फ़ायदा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, निम्नलिखित में किस वेद का कोई भी अरण्यक नहीं है? तो इसमें अथर्ववेद का कोई भी अरण्यक नहीं है, ऑप्शन इसका सी सही रहेगा, अथर्ववेद। देखिए इस मॉक टेस्ट को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, क्योंकि इसकी लेंथ ज़्यादा हो गई, क्वेश्चन हमने 10 ही कवर किए हैं। मुझे आपको 40+ करवाने थे, तो उसके लिए ये 40 मिनट से ऊपर का हो जाएगा। और पता नहीं आप अभी लोग तैयार हैं कि नहीं है, पहले मुझे बता दीजिएगा। कल से हम इसकी लेंथ बढ़ा देंगे, 40 मिनट से ऊपर का मॉक टेस्ट हम लगाएंगे, जिसमें 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके, लगभग 60 या 70 क्वेश्चन मैं कवर करने की आपको कोशिश करूँगा, एक्सप्लेनेशन के साथ में या नहीं, आप डिसाइड करके बताइए। ये ट्रायल है अभी, लेकिन इसमें पूरी जो तैयारी है क्वेश्चंस को लेकर के, आपको समझाने के लिए, आपको समझने के लिए, वो पूरी फुल एफिशिएंसी और एक फुल ईमानदारी के साथ में आपके साथ की गई है। तो ये चीज़ आप बताइए मुझे। चलिए अभी इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।